वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सॉइल मैकेनिक्स जो अभी तक पढ़ रहे थे। इसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर है सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरल्स। ये हम पढ़ेंगे। अब छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक सॉरी रुकिए जरा। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ठीक है, मतलब हम देखते हैं, लेट ऑब्जर्व फॉर फाइन ग्रेन एंड कोर्स ग्रेन soil of constant वॉल्यूम। मान लीजिए एक आपने लिया कोर्स ग्रेन सॉइल और एक लिया फाइन ग्रेन सॉइल। तो ये मैंने बना दिया कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है, और ये हो गया फाइन ग्रेन सॉइल। इसका वॉल्यूम है V, इस फाइन ग्रेन का भी वॉल्यूम है V। इसे लिख लीजिए कोर्स ग्रेन, दिस इज फाइन ग्रेन सॉइल। आराम से समझेंगे टॉपिक को। अब देखिए, तो बना लीजिए पहले कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल का जो सॉलिड है उसका ग्रेन डायामीटर ज्यादा होगा, इसलिए मैं बड़ा बड़ा बना रहा हूं। देखिए, ये होगा ग्रेन डायामीटर। फाइन ग्रेन सॉइल में छोटा छोटा होगा, छोटे 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 होंगे कुछ ऐसे, ठीक है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सो वी आर रेडी। तो एक चीज नोट करिए कि कोर्स ग्रेन सॉइल का जो ग्रेन डायामीटर है वो ज्यादा है, अधिक बड़ा है फाइन ग्रेन सॉइल से। और मैंने एक एजम्पशन बताया था कि जब हम निकालते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो, उसमें एजम्पशन किया था ना कि फॉर आइडियल कंडीशन, यहां लिख देता हूं, फॉर आइडियल केस द सॉइल सॉलिड इज ऑफ स्फेरिकल शेप, ठीक है। स्फेरिकल शेप ये हमने एज्यूम कर रखा है, ठीक है। ये है आइडियल कंडीशन के लिए ओनली। आइडियल केस कोई होता नहीं है। सॉइल क्या आपको स्फेरिकल मिलती है, सॉलिड ग्रेन नहीं मिलती है, एज्यूम किया एनालिसिस के लिए। अब देखिए स्फेरिकल है तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4πr², ओके, ये होती है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। अब कोर्स ग्रेन सॉइल का देखिए, इसका डायामीटर ज्यादा है, ठीक है, मतलब डी सी ग्रेटर देन डी फाइन सॉइल, ठीक है। सो अगर इंडिविजुअल देखेंगे, इंडिविजुअल फॉर इंडिविजुअल ग्रेन, फॉर इंडिविजुअल कोर्स ग्रेन,
ये सब कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात हो रही है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। तो फॉर इंडिविजुअल ग्रेन मान लीजिए ये है, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये R1 मान लीजिए, इसका 4 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है, ये छोटा है, तो R1 ग्रेटर देन R2, सो SA1 विल बी ग्रेटर देन SA2 फॉर इंडिविजुअल ग्रेन। लेकिन देखिए फाइन ग्रेन सॉइल में ग्रेन नंबर ऑफ ग्रेन छोटे हैं, लेकिन नंबर ऑफ ग्रेन कितना है, ज्यादा देन कोर्स सॉइल, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो सॉइल होता है ना वो ज्यादा हो जाता है, मतलब सरफेस एरिया ऑफ कोर्स सॉइल विल बी लेसर देन सरफेस एरिया ऑफ फाइन सॉइल एट V कांस्टेंट, मतलब ये टोटल सरफेस एरिया है, इसलिए कम हो जाती है। और एक चीज मैंने बताया था जब हम वॉइड रेशियो देख रहे थे, बेसिक्स देख रहे थे, उसमें कि फाइन ग्रेन सॉइल में इसमें वॉइड का जो साइज है, वॉइड साइज ज्यादा बड़ा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ वॉइड ज्यादा, नंबर ऑफ वॉइड ग्रेटर ज्यादा है, इसलिए क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ग्रेटर देन कोर्स सॉइल हो जाएगा। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंक्लूजन क्या निकला, ये मान लीजिए कोर्स ग्रेन हमने जो बनाया था, कोर्स ग्रेन सॉइल, और ये फाइन ग्रेन सॉइल। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम फर्स्ट डाया ऑफ कोर्स ग्रेन, ठीक है, विल बी ग्रेटर देन D फाइन ग्रेन। सेकेंड, टोटल सरफेस एरिया will be lesser than total surface area of fine soil। तीसरा, void ratio E will be lesser than E fine soil। ये सब कांस्टेंट वॉल्यूम पे है फॉर फाइन सॉइल, V कांस्टेंट, ठीक है। एस ये क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ वॉइड is greater in case of number of small size, यहाँ पे लिख लीजिए, number of small size void is greater in case of fine grain soil, as result of which the total volume of void become greater than with respect to coarser soil। ओके, तो ये हमारा डिडक्शन निकला। अब ये कॉन्सेप्ट को अब आगे यूज करेंगे, ये थी बेसिक पार्ट मैंने बता दी। अब यही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ने में, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, पहला टॉपिक स्ट्रक्चर, उसके बाद सॉइल मिनरल देखेंगे। तो सॉइल स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट सॉइल स्ट्रक्चर। अब देखिए, अब एक चीज समझने का कोशिश करिएगा, स्ट्रक्चर तभी बनेगी जब किसी तरह के फोर्स एक्ट कर रहे होंगे। ओके, अभी देखिए, अगर एक कॉलम होती है,
तो ये कॉलम खड़ी है क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड, ये फिक्स्ड पोर्शन अगर है तो यहाँ पे 3 फोर्स है, मोमेंट है, एम जेड है, आर एक्स है, आर वाई है, मतलब फोर्स है। ओके, तो ये एक स्ट्रक्चर है, तो किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बनाने के लिए फोर्स का बहुत बड़ा योगदान होना है। तो इस केस में भी सॉइल का स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है उस केस में भी कुछ ना कुछ फोर्स होंगे। तो वो फोर्स कौन कौन से हैं, तो पहले ये निकाल लेते हैं कि फोर्स कौन कौन सा एक्ट करता है। फोर्स सिस्टम ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। देखिए, दो फोर्स होती है, एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स वेट के कारण फोर्स, दूसरी है सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब देखिए, मैंने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये रिलेटेड टू वेट, वेट दैट इज पार्टिकल साइज। ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, पार्टिकल साइज, डी, मतलब डी ज्यादा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा क्योंकि वेट ज्यादा। सो डी किस में ज्यादा होता है, डी, सो एस डी कोर्स ज्यादा डिफाइन से, सो जी एफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन कोर्स सॉइल ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स इन फाइन सॉइल। ठीक है, तो कोर्स सॉइल का जो फोर्स सिस्टम होगा इंपॉर्टेंट फॉर, ये वाला चीज किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल। अब देखिए, तो सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है, सर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं, इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल फोर्स डिवाइडेड अपॉन स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg और कुछ नहीं, ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी। अब ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, कुछ ज्यादा ही लाइट हो गई है। ये देखिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया, मैंने बताया कोर्स सॉइल या फिर फाइन सॉइल, हम जब भी एनालिसिस कर रहे हैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हैं। अब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉइल डिवाइड बाय यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, ये होगी स्पेसिफिक, कहीं भी आ जाए ना। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी हम वॉल्यूम का ही रेशियो लिए थे लेकिन वेट के टर्म्स में, स्पेसिफिक ग्रेविटी जब निकाल रहे थे। ओके, अब अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालोगे, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो वेट को पर यूनिट वॉल्यूम देखोगे। ठीक है, यूनिट के टर्म्स में, मतलब 1 मीटर क्यूब, 1 mm क्यूब, ये होता है यूनिट वॉल्यूम। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो जाएगी स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ये क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ सॉइल सॉलिड इंटू 4πr² डिवाइड बाई यूनिट वॉल्यूम क्या, π/6 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डी क्यू, स्फेरिकल एज्यूम किया है। सो इस केस में इंपॉर्टेंट क्या है, सो इंपॉर्टेंट इज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया किस सॉइल में ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, फाइन ग्रेन सॉइल में, क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल का सरफेस एरिया ज्यादा, तो ये वाला फोर्स रिलेटेड टू फाइन ग्रेन सॉइल।
ओके, कहने का मतलब ये है फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। तो ये है फोर्स सिस्टम सॉइल के अंदर, जिसके कारण जो स्ट्रक्चर सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में योगदान देते हैं। यही दो फोर्स हम चेक करेंगे और यही दो फोर्स के कारण बहुत स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब कितने टाइप के स्ट्रक्चर हैं वो देखते हैं। फर्स्ट, कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। सेकेंड, आपने सुना होगा ये वाला बहुत बार आती है हनीकम, इसको अभी देखेंगे डिटेल में, हनीकम स्ट्रक्चर। और तीसरा है डिस्पर्स और फ्लक्युलेंट स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। ओके, स्टार्ट करते हैं। कोर्स, नाम से ही पता चल रहा है कोर्स ग्रेन, मतलब ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी कोर्स ग्रेन सॉइल में फॉर्म होगी, ठीक है। फॉर फॉर्म्ड इन कोर्स सॉइल, जनरली फाइन सैंड, ठीक है। क्योंकि कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर अगर किसी भी सॉइल में फॉर्म हो रहा है तो उस केस में ना पार्टिकल का जो डायामीटर है, जो रेंज है, वो है, देखिए 0.2 mm, ठीक है। ये यहां पे फाइन मिटा दीजिए, जनरली सैंड लिख लीजिए, सैंड, ग्रेवल भी लिख लीजिए, जनरली ग्रेवल और सैंड। तो इफ पार्टिकल साइज ऑफ द कोर्स ग्रेन्ड सॉइल is greater than 0.2 mm, then coarse grained structure will form। ये 0.2 mm कितना होता है लगभग, आप इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपको 20 माइक्रोन, ठीक है। क्योंकि 1 माइक्रोन होती है 10⁻³ mm। अब देखिए ये कोर्स ग्रेन्ड है, कोर्स ग्रेन में फॉर्म हुआ है, तो इंपॉर्टेंट फोर्स एक्टिंग और जो योगदान देती है इन फॉर्मेशन ऑफ कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर इज ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। और वो जो सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्स है कोर्स ग्रेन के लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया कोर्स ग्रेन सॉइल का बहुत कम हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, ठीक है। ये कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर नॉर्मल है, सिंपल, इस तरह का बना लीजिए, ये ऐसे दिखा दीजिएगा, बड़ा बड़ा सॉइल सॉलिड ग्रेन्स, ये हो गया कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर। चलिए, इतना सफिशियंट है। शॉर्ट नोट्स आते हैं आईएएस के एग्जाम में, वहां लिख लीजिएगा। अब हनीकम स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए कि जो रेंज ऑफ पार्टिकल साइज है वो है 20 माइक्रोन, वो 20 माइक्रोन पे था, तो ये 20 माइक्रोन टू 0.2 माइक्रोन।
अब देखिए ये 0.2 माइक्रोन है, मतलब लेस देन 2 माइक्रोन भी है। 20 माइक्रोन क्या है? सॉरी, मैं यहाँ पे एक मिस्टेक कर लिया, आप इसे मिटा दो। ग्रेवल और सैंड तो आएगा ही नहीं, ये सिल्ट होगी, क्योंकि 20 माइक्रोन से अधिक, यहाँ सिल्ट भी लिख लो, सिल्ट सैंड, आप ऐसा लिख लो, सिल्ट सैंड और ग्रेवल। ठीक है, ये तीनों लिख लो, सिल्ट सैंड और ग्रेवल। सो यहां पर देखिए क्या बता रहे थे, रेंज तो लेस देन 2 माइक्रोन है, और 20 माइक्रोन से मतलब सिल्ट सिल्ट एंड क्ले में ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, यही मतलब हो गया। सेकेंड बात, इन फॉर्मेशन ऑफ, जो दो फोर्स है ना वो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रहता है, मतलब इक्वल इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है सॉइल के अंदर वो होती है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपके प्लेग्राउंड में जो भी मिट्टी है, अगर मिट्टी है तो उसमें हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मेशन है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। सो इन फॉर्मेशन ऑफ हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, बोथ कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्स प्लेस इक्वल रोल। अब वो रोल क्या है ये देखते हैं, इक्वल रोल। अब ये क्या है, ये रोल कौन सी है, इक्वल रोल। अभी देखो कि ये सॉइल, अब ये सोचो सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, तो जब सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटी के कारण क्या होता है, कोई भी चीज नीचे गिरती है, आप प्लम बॉब जानते हो, प्लम बॉब हरदम शो करता है डायरेक्शन ग्रेविटी का, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ग्रेविटी के अंडर में, ग्रेविटी फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंडर, ये जो सॉलिड के ग्रेन होंगे ना वो क्या करेंगे, रोल आउट करने का कोशिश करेंगे, मतलब अपने फॉर्मेशन से भागने का कोशिश करेंगे, भटकने का कोशिश करेंगे, ये निकलने का कोशिश करेगा, टेंड्स टू रोल आउट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये भागने का कोशिश करेगा, लेकिन ये जब भागने का कोशिश कर रहा होगा उस समय मैंने बोला इक्वल, ये जितना एफर्ट लगा रहा है, सो उतना ही एफर्ट सरफेस इलेक्ट्रिकल लगा लेता है इसको अपने जगह पे होल्ड करने में। ठीक है, सो द एफर्ट of gravitational force in rolling the grains is contradicted by surface electrical force। तो ये जितना एफर्ट लगा रहा होगा उतना ही एफर्ट ये भी लगाएगा, तभी ये ग्रेन अपने पोजीशन में रह पाएगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स टू होल्ड द ग्रेन एट इट्स पोजीशन। ओके, सो ये दोनों फोर्स जब एक्ट कर रहा होता है और एक फॉर्मेशन बनाती है, उस फॉर्मेशन को हम कहते हैं हनीकॉम्ब फॉर्मेशन। ठीक है, तो हनीकॉम्ब फॉर्मेशन होता कैसा है ये देखिए,
मधुमक्खी का छत्ता कहने का मतलब है कुछ इस तरह से बनती है। समझ में आ रहा है? इस तरह का फॉर्मेशन बनेगी, हनीकॉम्ब फॉर्मेशन। ओके, ये सब क्या है? ये सब जो स्पेस है, खाली जगह, ये फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस मतलब वॉइड्स है। सो ये क्या है? हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब। सो फ्री स्पेस और वॉइड्स इसमें ज्यादा होता है। हाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, इसका कुछ प्रॉपर्टी है, देखिए। दो कंडीशन ले लीजिए कि आपका जो फॉर्मेशन है अनब्रोकन है, मतलब ये जो बन गया इसी तरह का है, या फिर अगर कोई फोर्स का इक्विलिब्रियम बढ़ा या फिर घटा तो वो फॉर्मेशन टूट जाएगा। सो दो कंडीशन ले लेते हैं। एक कंडीशन ले लेते हैं अनब्रोकन, अनब्रोकन हनीकॉम्ब, दूसरा ब्रोकन। अब देखिए, अगर अनब्रोकन है मतलब दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम में है, तो जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है वो खुद में न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। अब इस पर आप लोड लगा सकते हो, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अनब्रोकन स्टेट इज हायर। सो लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा, इस केस में लेस होगा क्या? लोड कैरिंग कैपेसिटी। सेकेंड पॉइंट, अब देखिए फ्री स्पेस वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है, तो इस स्पेस से पानी भी ज्यादा पास करेगा ना, और वो पानी पास करने का जो प्रॉपर्टी होता है उसको, उसका एक चैप्टर ही हम पढ़ेंगे, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी ज्यादा, और अगर टूट गया है तो लेस परमिएबल, क्योंकि फ्री स्पेस कम हो जाएगा, टूटा मतलब ये कोलैप्स हो गया, फ्री स्पेस नील, लेस परमिएबल। ठीक है, अब देखिए, लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, परमिएबिलिटी ज्यादा है, मतलब पानी जितना आ रहा है सॉइल के अंदर फॉर्मेशन से, जितना पानी जा रहा है वो पास हो जा रहा है, वो है नहीं, वो पास हो गया। ठीक है, और परमिएबिलिटी जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी क्या है कि वॉइड्स के बीच में जो पानी रह जाए, अगर वॉइड्स के बीच में पानी जम के रह जाए तो वो क्या होगा? लेस परमिएबल हो जाएगा। लेकिन यहां पानी पास हो जा रहा है, फॉर्मेशन नहीं टूटा है, तो ये जो होगा ना, ये दबेगा कम, पानी है ही नहीं उसमें, तो आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, उसका वाटर कंटेंट कम होगा। अगर परमिएबिलिटी ज्यादा है तो वाटर कंटेंट कम होगा, वो दबेगा नहीं, मतलब कंप्रेसिबिलिटी इज लो, तो अच्छा है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी लो होना अच्छा है। कंप्रेसिबिलिटी, इसीलिए तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, कंप्रेसिबिलिटी लो, लेकिन इसमें हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि पानी इसमें रह गया ना, लेस परमिएबल है, पानी है इसमें, वॉइड्स में पानी भरा हुआ है। अब आप इस पे लोड लगाओगे, ये क्या होगा? पानी बाहर निकलेंगे, तो वो कंप्रेस हो जाएगा, और कंप्रेस हो जाएगा, हाईली कंप्रेसिबल। ओके, हमने अब फिनिश कर लिया हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर और उसका फॉर्मेशन। अब देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ फॉर्मेशन जो होता है, फ्लक्यूलेंट, डबल सी, एंड डिस्पर्स्ड सॉइल फॉर्मेशन।
अब देखिए उस केस में रेंज ऑफ साइज प्रीवियस केस में कहां था 20 माइक्रोन से 0.2 माइक्रोन, तो इसमें रेंज लेस देन 0.2 माइक्रोन, मतलब ये क्ले से भी छोटे पार्टिकल्स हैं, मतलब फाइन क्ले और कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल बहुत ही फाइन, बहुत ही महीन कोलाइड, ठीक है, इसको कोलाइडल लिख लीजिए, कोलाइडल पार्टिकल्स। इन दोनों के केस में ये फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब फोर्स का कौन सा फोर्स इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देखिए कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन में ग्रेविटी इंपॉर्टेंट थी, हनीकम में दोनों इक्विलिब्रियम था, तो इसमें एक बढ़ जाएगा, वो कौन बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली अब सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्स प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ओवर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इलेक्ट्रिकल टर्म आ गया, मतलब रिलेटेड विथ चार्ज, किसी तरह का प्लस एंड माइनस चार्ज से रिलेटेड होगा, इलेक्ट्रिकल है, कंडक्टिविटी ऑफ करंट तभी पॉसिबल है जब दो अपोजिट चार्ज हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तभी कंडक्टेंस पॉसिबल है, वरना नहीं, अन्यथा नहीं। सो चार्ज होना जरूरी है। तो चार्ज कहां से आती है, ये देखिए फाइन क्ले और जो कोलाइडल पार्टिकल होता है ना, अभी तक हमने शेप कैसा एज्यूम किया था, स्फेरिकल शेप एज्यूम किया था ग्रेन का, लेकिन दी शेप ऑफ फाइन क्ले एंड कोलाइडल particles are like प्लेटलेट्स, मतलब प्लेट का कोई छोटा हिस्सा, इस तरह का शेप होगा, ठीक है, इस तरह का शेप होता है। अब ये जो शेप है इसके बीच में नेगेटिव चार्ज रहती है और एजेस पे पॉजिटिव चार्ज रहती है, ओके। और जो फ्लॉक्यूलेंट या फिर डिस्पर्स स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन है ना, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज बिटवीन दी प्लेटलेट्स, ओके, एंड दी, मतलब टोटल रिजल्टेंट चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो दी फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर हियर डिपेंड्स ऑन नेट लिख लीजिए, नेट चार्ज बिटवीन दी प्लेटलेट्स एंड इट्स नेचर, मतलब नेट चार्ज कितना है और वो चार्ज का नेचर क्या है, दैट इज पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ओके। सो अब हमको पता चल गया कि वो नेचर पे डिपेंड करता है। सो देखिए कहता है कि इफ नेट चार्ज बिटवीन प्लेटलेट्स ऑफ फॉर्मेशन इज अट्रैक्टिव इन नेचर, अगर ये अट्रैक्टिव है देन तब फ्लॉक्यूलेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, स्ट्रक्चर
फॉर्म्स। अब देखिए ये फ्लोक्यूलेंट स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए ये कुछ ऐसे होती है, यहाँ पे ग्रे नहीं है, ये प्लेटलेट्स बना रहा हूं। ओके, ये होती है फ्लोक्यूलेंट फॉर्मेशन, ये सब प्लेटलेट्स हैं। These are platelets। अब देखिए ये कि ये जो फॉर्मेशन है, मैंने बोला कि जो प्लेटलेट एक कोई एक प्लेटलेट को आप कंसीडर कर लो, ठीक है, ये प्लेटलेट कंसीडर किया तो ये जो है उसका एज है। तो यहां पे देखिए ओरिएंटेशन कैसा है, देखिए इसका एज, इस प्लेटलेट का एज, इस प्लेटलेट का एज। अब देखिए ये क्या है, फेस, फेस, और ये है एज। सो ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से डिपॉजिट कर रहा है, फेस टू एज है एंड एज टू एज है, यही है, ठीक है। तो ये है उसका ओरिएंटेशन, ये क्या है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ फॉर्मेशन। अब देखिए, अब कंपेयर कर लो इसका ब्रोकन और अनब्रोकन स्टेट। सो ब्रोकन, नहीं हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे, हम फ्लोक्यूलेंट और डिस्पर्स को कंपेयर कर लेंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो अब डिस्पर्स क्या है वो देख लेते हैं। देखिए डिस्पर्स फॉर्मेशन जो होती है ना, डिस्पर्स फॉर्मेशन occurs when the net charge of deposition of platelets is negative or repulsive in nature। अगर नेट चार्ज रिपल्सिव हो तब डिस्पर्स्ड फॉर्मेशन होता है। ये कैसा है, इस तरह का होगा, ठीक है, मतलब अट्रैक्ट, मतलब किसी भी तरह का कोई फॉर्मेशन नहीं है, डिस्पर्स्ड है, प्लेटलेट इधर उधर है, फैला हुआ है रैंडमली, तो दिस इज डिस्पर्स्ड फॉर्मेशन। ओके, सो ओरिएंटेशन कैसा है, देखिए ये फेस है, ये भी फेस है। ओके, ओरिएंटेशन कैसा है, फेस टू फेस, ये फेस टू फेस कनेक्टेड है, ये एज टू एज नहीं है। सो ओरिएंटेशन इज, orientation of deposition is face to face, फेस टू फेस। और नेट चार्ज जब रिपल्सिव हो तब डिस्पर्स्ड फॉर्मेशन होता है। अब देखिए आगे, अब कंपेयर कर लेते हैं कि डिस्पर्स्ड फॉर्मेशन और हनी, इसमें फ्लोक्यूलेंट फॉर्मेशन में कौन सा ज्यादा अच्छा फॉर्मेशन है। तो ये देखिए फ्लोक्यूलेंट फॉर्मेशन था,
और ये है डिस्पर्स्ड फॉर्मेशन फेस टू फेस। अब अनब्रोकन स्टेट में ही हम कंपैरिजन करेंगे। अनब्रोकन स्टेट, तो मुझे बता दो इसका भी अनब्रोकन स्टेट। अब देखिए ये डिस्पर्स्ड है, सेम जैसे कि हनीकम टूट गया और ये हनीकम बना हुआ है लेकिन अनब्रोकन स्टेट में है। तो इसमें लोड कैपेसिटी ज्यादा, परमिएबिलिटी ज्यादा, कंप्रेसिबिलिटी कम, और इसमें ये लेस हाईली कंप्रेसिबल हाई। अब देखिए और एक बात नोट कर लीजिए यहां पर कि देखिए मैंने बताया कि ये फ्लॉक्यूलेंट है, ये फ्लॉक्यूलेंट और ये डिस्पर्स्ड। मैंने ये बता रखा है कि ये जब फॉर्म होगी अट्रैक्टिव फोर्स नेट चार्ज जो होगी अट्रैक्टिव होगी, अट्रैक्टिव रिजल्टेंट चार्ज ये रिपल्सिव रिजल्टेंट चार्ज जो होगी ये रिपल्सिव होगी। तो अट्रैक्टिव चार्ज आपको अगर मिलना है तो क्या होना जरूरी है, तो ये जिस जगह फॉर्म हो वहां पे नेगेटिव चार्ज भी हो, क्योंकि इसमें तो बीच में होता है ना, नेगेटिव चार्ज प्लेटलेट्स के बीच में होता है। सो यहां पर नेगेटिव आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये देखिए ऐसा तो नहीं है कि प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स अटैच है, यहाँ पे किसी ना किसी का बॉन्डिंग होगा। वो कौन बॉन्डिंग प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगी वाटर, मतलब मिनरल्स। सो वाटर में अगर मिनरल होगा वो मिनरल सब यहाँ पे बीच में फंस जाएंगे और उनका नेगेटिव चार्ज से ये प्लेटलेट कनेक्टेड होगा और यहाँ भी, और उनके कारण एक अट्रैक्टिव फोर्स बिल्डअप होगी। ठीक है, यहाँ पर वाटर मिनरल्स लिख लीजिए, इस जगह पे एक्ट करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए। सो जो फ्लॉक्यूलेंट का फॉर्मेशन है, ओके, इट विल फॉर्म ओके अंडर सी वाटर, क्योंकि सी का जो पानी है उसमें बहुत मिनरल है। मिनरल कैसे, साल्ट NaCl तो कॉमन है ना, तो NaCl का प्लस माइनस है, Cl माइनस है, तो क्लोरीन बॉन्ड बना सकता है, नेगेटिव चार्ज दे सकता है। ओके, सो फ्लॉक्यूलेंट जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो फॉर्म करेगा सी वाटर, अंडर सी वाटर, और ये जो है डिस्पर्स्ड अंडर, फॉर्म्ड अंडर नॉर्मल वाटर, यानी कि लेक, रिवर, ये सब। मतलब क्या है, मिनरल कंटेंट इज मोर, ओके, इस केस में इसीलिए वहां पे एक अट्रैक्टिव फोर्स बिल्डअप हो रहा जो होल्ड किए हुए प्लेटलेट्स को एक दूसरे के साथ। सो अब हमने ये खत्म कर लिया। अब जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक थी वो अब देखते हैं, मिनरलोजी। क्ले में जो मिनरल है वो कौन कौन से हैं और कैसे हैं। तो देखिए आपको सभी को पता है केलोनाइट, इलाइट, मोंटमरिलोनाइट, लेकिन ये है क्या, अब इसको यहाँ पे डिटेल में देख लेंगे। देखिए ये जो भी क्ले बनते हैं वो दो फंडामेंटल यूनिट से बनते हैं। वो यूनिट क्या है, एक है सिलिका टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल यूनिट, इसे सिलिका सीट भी कहा जाता है।
सिलिका शीट। दूसरा है ऑक्टाहेड्रल यूनिट। ऑक्टाहेड्रल यूनिट। अब ये टेट्राहेड्रल यूनिट और ऑक्टाहेड्रल यूनिट क्या है, देखिए। सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट, टेट्राहेड्रल मतलब चार, टेट्रा मतलब चार, टेट्राहेड्रल यूनिट। तो चार चीज है, कोई कोई चार चीज है और उससे एक प्रिज्म बन रहा है। अब वो प्रिज्म क्या है, कैसे बनता है, देखिए। इसमें क्या होती है ना, ये बीच में सिलिका आ गया, सिलिका का एटम, और ये सिलिका का एटम एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर में है, पूरा बीच में। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना लो पहले, आप ठीक से बना लीजिएगा, मैं यहाँ रफली बना रहा हूं। कुछ ऐसा दिख रहा होगा, समझ। ये एलिवेशन है जो अभी बनाया, ये प्लेन है, ठीक है। अब ये बीच में सिलिका है और ये जो एज है उसका कॉर्नर, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, चारों बगल ऑक्सीजन है और बीच में सिलिका का एटम है। अब ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2, नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पे। अब देखिए, सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट में क्या है कि दिस सिलिका एटम इज enclosed in a tetrahedral geometry surrounding 4 oxygen atom, okay, और from each oxygen atom टू सिलिकाहेड्रल यूनिट, दो इस तरह का यूनिट शेयर्ड होती है। मतलब यहां से भी एक सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट निकल रही है, यहां से भी एक सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट निकल रही है। तो ईच ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड बाय अदर टू सिलिका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल यूनिट। सो अब नेट चार्ज कैलकुलेट करते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। नेट चार्ज, नेट चार्ज, सिलिका का चार्ज कितना होता है, 4 होता है, पॉजिटिव होता है, +4। सो +4 माइनस नेगेटिव चार्ज कितना, -2, फिर से -2, -2, -2। लेकिन क्या ये -2 होगा, ऑक्सीजन पर चार्ज तो -2 है, लेकिन हर एक ऑक्सीजन का जो एटम है वो शेयर कर रहा है ना अदर टू टेट्राहेड्रल यूनिट से। सो शेयरिंग कितना हो गया, नेट चार्ज, टोटल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम कितना हो गया, जितना शेयर किया डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, मतलब 1। सो +4 माइनस -1, -1, -1, -2, क्योंकि जो टॉप वाला रहता है वो शेयर्ड नहीं होता है, जो बॉटम प्लेन पे होता है ना वही सिर्फ शेयर्ड है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये क्या हो गया, +1 -2 इक्वल टू -1। सो नेट चार्ज, इसका यहां पे लिख देता हूं -2/2, ये -2/2, -2/2, यहाँ पे सिर्फ -2, क्योंकि यहाँ कोई ज्योमेट्री शेयर्ड नहीं है। तो नेट चार्ज इज नेगेटिव, और वो कितना आ गया, -1 आ गया। और इस सिलिका शीट का जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना वो ट्रैपेजोइडल, ट्रैपीजियम आपको पता है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे सिलिका शीट को, बीच में SI लिख देंगे, ठीक है। अब सेकेंड जो हमारा है इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक, वो कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल यूनिट। ऑक्टाहेड्रल, बड़ा लग रहा है, बड़ा है भी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, 8 है इसमें, उसमें तो 4 था।
अब ये 8 कैसे बनाओगे? ऑक्टाहेड्रल यूनिट। देखो आसान है। इसमें क्या होता है कि बीच में जैसे सिलिका यूनिट में सिलिका था, पॉजिटिव था, इस यूनिट में सिलिका नहीं होके एल्यूमिनियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, या फिर आयरन हो सकता है, लोहा आयरन हो सकता है, आयरन है, मजबूत है। ओके, एल्युमिनियम भी एक मटेरियल है कंस्ट्रक्शन की। मैग्नीशियम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हाँ काम आ जाती है। Mg के ऊपर +2। आयरन दो किस्म का होता है, एक हो गया Fe फेरिक, एक हो गया फेरस हो जाता है +3, है कि नहीं? अब देखिए, अगर बीच में सेंट्रल इनक्लोज्ड एल्युमिनियम है तो हम उसे बोलेंगे, इस ऑक्टाहेड्रल यूनिट को बोलेंगे गिब्साइट यूनिट। गिब्साइट यूनिट। यदि मैग्नीशियम इनक्लोज्ड है तो हम बोलेंगे ब्रूसाइट यूनिट। ब्रूसाइट यूनिट। अब इसका तो नाम बड़ा सिंपल है, फेराइट यूनिट। फेराइट यूनिट, ठीक है। अब उसमें ऑक्सीजन था, इसमें जो ऑक्टाहेड्रल यूनिट है इसमें 8 एजेस होंगे और ईच एज पे OH माइनस का एटम होगा, और ये जो OH माइनस का एटम है ये शेयर कर रहे होंगे 3 ऑक्टाहेड्रल यूनिट से। ऑक्टाहेड्रल यूनिट। सो सॉरी, इसमें देखिए यहां पर सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट में ये जो निकल के आ रहा है ये एक सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट बनाया मैंने, ठीक है। तो शेयरिंग कितना हो गया इसके बीच में और इसके बीच में, मतलब शेयरिंग हो गया 2, ठीक है। उसी तरह से ये भी एक है, मतलब जो प्लेन पर जो ऑक्सीजन एटम है ना सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट में इज शेयर्ड बाय वन अदर सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट, ठीक है। तो नेट शेयरिंग, टोटल शेयरिंग कितना हो गया? 2 हो गया एक ऑक्सीजन एटम का। सो इसी तरह से यहां पर 3 की जगह 2 लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 2। तो टोटल शेयरिंग किससे कर रहा होगा? सो नेट चार्ज ऑफ OH माइनस ऑन शेयरिंग कितना होगा? -1/3, क्योंकि एक तो अपने से शेयर कर ही रहा है, उसके इसके अलावा भी और 2 अलग से शेयर कर रहा होगा। कैसे कर रहा है ये अभी दिखाता हूं, देखिए। ये मान लीजिए एक ज्योमेट्री बनाया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। यहां पे OH माइनस, यहां है OH माइनस, इधर है OH माइनस, यहां भी है OH माइनस, 8 OH माइनस बनाना है। देखिए तो अभी कितना बन गया? 1 2 3 4 5 6, और 2 चाहिए, और 2 चाहिए। ये 2 कहां से आएगा? ये देखिए, ये और ये और ये बन गया कुछ ऑक्टाहेड्रल टाइप का, 8 शेयरिंग हो गया। अब इसके बीच में क्या है? आइदर एल्यूमिनियम +3 और मैग्नीशियम +2, या फिर आयरन Fe+2 और Fe+3। अगर एल्यूमिनियम होता था हम उसे क्या बोलते थे? गिब्साइट यूनिट। अगर मैग्नीशियम होता था तो हमने क्या बोला उससे? ब्रूसाइट यूनिट। अगर आयरन है तो फेराइट यूनिट। अब मैंने क्या कहा कि ईच
hydroxyl ion is shared by other two, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। ये हर एक में शेयरिंग होता है, उसमें तो 3 में था, सिर्फ प्लेन में टॉप वाला शेयर नहीं होता था। सो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, -1/3। अब चार्ज कैलकुलेट कर लो। सो मान लो कि बीच में एल्यूमिनियम है, लेट गिब्साइट फॉर गिब्साइट, गिब्साइट का चार्ज कैलकुलेट करिए। +3 -1/3 इंटू कितना, 8, 8 शेयरिंग है। एक मिनट, ऑक्टाहेड्रल शेप कोई जरूरी नहीं है 8 शेयरिंग होगा, 6 शेयरिंग होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, +3 -2 इक्वल टू +1, ठीक है। मतलब 6 हाइड्रो ऑक्साइल आयन encloses Al+3 और Mg+2 और Fe+2 और Fe+3 to form a octahedral geometry. So net charge is positive and इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, यहां भी देखिए, ये शेयरिंग ऐसे बना दीजिए, और जो नेट चार्ज आ गया पॉजिटिव आ गया, और सिंबॉलिकली इसको जैसे हम ट्रेपीजियम रिप्रेजेंट किए थे सिलिका यूनिट को, इसे रिप्रेजेंट करते हैं Gi, गिब्साइट मान लीजिए। अब देखिए, अब मिनरल्स जो होता है, क्ले मिनरल इज फॉर्म्ड बाय डिफरेंट proportion of silica unit and octahedral यूनिट। तो कौन कौन सा क्ले मिनरल है, पहला है केलोनाइट, केलोनाइट इसका जो रेशियो होगा, एक सिलिका होगा एक ऑक्टा होगा। फिर मॉन्ट मरिलोनाइट, इसका 1:2 हो जाता है। थर्ड केस इलाइट, इसमें भी 1:2, उल्टा 2:1, और इलाइट के केस में भी 2:1। मतलब 2 क्या है, सिलिका है, सिलिका यूनिट, और 1 क्या है, ऑक्टाहेड्रल यूनिट। ओके, so I will continuing this in next section. Well, thank you. Observe there.